Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Yasir Yamin and I welcome you all in this session. मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि स्टूडेंट्स अपनी ACCA के बेसिक से लेके ACCA के एंड के पेपर्स तक जाके पढ़ रहे होते हैं। आप यही चीज़ पढ़ते हैं MA2 के अंदर जब आप फाउंडेशंस इन अकाउंटेंसी के अंदर होते हैं। आप यही चीज़ पढ़ते हैं अपने F2 यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर के अंदर। यही चीज़ पढ़ते हैं आप FM के पेपर के अंदर। यही चीज़ आप पढ़ते हैं AFM के पेपर के अंदर। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके अंदर गुफ्तगू पूरे ACCA चलती रहेगी, पूरे के पूरे ACCA इसके ऊपर गुफ्तगू चलती रहेगी। और इस टॉपिक के ऊपर आपको अबूर हासिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये टॉपिक अच्छा ग्रिप के अंदर नहीं आया तो कहीं ना कहीं रेल छूटती हुई नज़र आएगी। बहुत सारे ऐसे अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इसी कॉन्सेप्ट से, इसी टॉपिक से जाके लिंक हो रहे होते हैं। आपने मेक श्योर करना है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए। अच्छा, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी इस टॉपिक के ऊपर बात की जाए तो बिल्कुल बेसिक से मामलात को स्टार्ट किए जाए। यानी ऐसे मामलात को स्टार्ट किए जाएं कि हम ये अज्यूम कर लें, प्रिज्यूम कर लें कि किसी बच्चे ने ज़िंदगी में कभी कुछ इस टॉपिक के बारे में दूर दूर तक नहीं सुना हुआ, बिल्कुल सुना हुआ भी नहीं है। और जब आप ये अज्यूम कर लेते हैं कि इस टॉपिक के बारे में आपने दूर दूर तक कुछ नहीं सुना हुआ और अपनी सारी की सारी पुरानी यादें भुला देते हैं, तभी इस टॉपिक को पढ़ने में मज़ा आता है और इस टॉपिक को एक तरतीब से पढ़ा जाता है, एक एक पूरे पैटर्न से पढ़ा जाता है। इस टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होते चला जाता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर मेरी एक दो बातें कहीं आपने पहले कभी सुनी हुई भी हों तो उनको डिलीट कर दीजिएगा और अब ब्रांड न्यू मेरी बातें सुनना स्टार्ट करिएगा। क्लियर होती है बात? ये अब ज़रा गौर से सुनना मेरी बात को। मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम जो बेसिकली टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, इस टॉपिक का नाम है कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अक्सर कहता हूँ कि देखो, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले उस टॉपिक का नाम समझना ज़रूरी है। अगर तुम्हें उस टॉपिक का नाम समझ में आ जाएगा तो उसका काम भी समझ में आ जाएगा, और अगर उस टॉपिक का तुमको नाम ही समझ में ना आया तो फिर कुछ भी कर लो तुम्हें काम भी समझ में नहीं आएगा। यानी नाम के अंदर ही सारी गेम छुपी हुई है। तो हम सबसे पहले टॉपिक के नाम के ऊपर गौर करते हैं। तो अगर टॉपिक के नाम के ऊपर गौर किया जाए तो टॉपिक का नाम बनता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अब अगर इस टॉपिक के नाम को दो हिस्सों में मैं बाइफरकेट करूं तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक चीज बनती है और अप्रेजल एक चीज बनती है। देखो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो हम सब समझते हैं ना, पैसा लगाना इन ऑर्डर टू जनरेट अ फ्यूचर रिटर्न। तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से क्या मुराद? आपको एग्जांपल देके बताइए भाई। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे आप किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं। आप किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं ताकि उस कंपनी के ऊपर कंट्रोल हासिल करें और लंबे अरसे तक इस कंपनी को चलाते रहें। या मिसाल के तौर पर आप कहीं फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, या मिसाल के तौर पर आप कोई बड़ा पावर प्लांट के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, या मिसाल के तौर पर आप ऐसे समझ लीजिए कि आप किसी मशीनरी के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, किसी लॉन्ग टर्म इक्विपमेंट के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। बल्कि अकाउंटेंट लोग तो लॉन्ग टर्म को बड़े अच्छी तरीके से समझते हैं। आप गालिबन कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होने वाली है। यानी हम अकाउंटेंट्स का मामला तो बड़ा सिंपल है ना, 1 साल से ज़्यादा वाली चीज़ को नॉन करंट कहते हैं, उससे कम वाली चीज़ को करंट कहते हैं। हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। और जब भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया जाएगा, यानी कम से कम, बुरे से बुरा 1 साल से ज़्यादा वाली इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया जाएगा, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को क्या कहा जाता है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और जब इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के नाम के साथ टॉपिक के अंदर एक और नाम जोड़ दिया जाए जिसके अंदर लिखा हुआ हो अप्रेजल, तो सर अप्रेजल के लुग़वी मायने क्या होते हैं? बेटा, अप्रेजल के लुग़वी मायने होते हैं टू असेस, टू वेरीफाई, हाँ, टू चेक, टू क्वेरी, पूछना। क्या?
अप्रेजल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को वेरीफाई करना, किसी चीज़ को असेस करना, किसी चीज़ को इवैल्यूएट करना, किसी चीज़ को क्वेरी करना, किसी चीज़ को चेक करना। तो इसका मतलब अगर इन दो लफ्ज़ों को साथ मिला के देखा जाए तो ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को असेस, वेरीफाई, चेक, अप्रेज या क्वेरी कर रहे होंगे। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपके सामने कंपनी की मैनेजमेंट आएगी और कह रही होगी कि हम फलाना प्रोजेक्ट के अंदर 3 साल के लिए पैसे लगाने जा रहे हैं, हम फलाना प्रोजेक्ट के अंदर 5 साल के लिए पैसे फंसाने जा रहे हैं, हम फलाना प्रोजेक्ट के अंदर 10 साल के लिए पैसे फंसाने जा रहे हैं। ज़रा असेस करिए अकाउंटेंट साहब, ज़रा चेक करिए अकाउंटेंट साहब, ज़रा वेरीफाई करिए अकाउंटेंट साहब कि ये जो इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं क्या ये वारे का सौदा है या फिर वारे का सौदा नहीं है। यानी ये क्या वर्थ इट इन्वेस्टमेंट नज़र आती है या वर्थ इट इन्वेस्टमेंट नज़र नहीं आती। इसका मतलब ये हुआ कि इस टॉपिक से हम ये बात कंक्लूड कर रहे हैं कि कंपनी का बोर्ड वो होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उन डायरेक्टर्स को, उन गिने चुने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कहा जाता है, उन गिने चुने कंपनी के रनर्स को कहा जाता है, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द कंपनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कभी किसी कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोई प्लान लेकर आएंगे जिस प्लान की मुद्दत 1 साल से ज़्यादा होगी, तो वो बग़ैर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के या बग़ैर किसी सीएफओ के, यानी बग़ैर आपके अप्रूवल के ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो आप जो भी लॉन्ग टर्म प्लान बनाएंगे वो पहले आपसे अप्रेज, एवैल्यूएट, असेस करवाएंगे। जब वो आपसे अप्रेज, एवैल्यूएट, असेस करवा लेंगे तो इस करवाने की बेसिस के ऊपर आपसे वेरीफाई करवाया जाएगा कि क्या ये वारे का सौदा है या ये वारे का सौदा नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चे, आप अपना स्कोप समझ गए। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके पास कोई भी आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या आपके पास चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आएगा और आके ये कहेगा कि अगर हम 5 साल के लिए फलाना मशीन ही खरीद लें, या हम 5 साल के लिए वो एक नया फैक्ट्री यूनिट लगा लें, या वो हम 10 साल के लिए फलाना किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दें, अगर हम ये काम कर लेते हैं तो बताओ हमारे लिए वारे का सौदा होगा या नहीं होगा। आपके पास कोई आएगा रिक्वेस्ट लेके कि उसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल को असेस करके दो। अब क्योंकि तुमने तय ये कर लिया है कि तुम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की हैसियत से लोगों के फैसलों को तनकीद का निशाना भी बनाओगे और लोगों के फैसलों को असेस भी करोगे और लोगों को फैसला लेने के अंदर मदद भी किया करोगे। अब जब तुमने इतना बड़ा अपना दिमाग बना ही लिया है तो इस दिमाग को चलाने के कुछ उसूल भी समझ लो। मेरे प्यारे बच्चे, बेटा जब भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाएगी ना, यानी जब भी ऐसी बात की जाएगी कि आपके कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जिसकी लाइफ कम से कम 1 साल से ज़्यादा की है, आप 1 साल से ज़्यादा के अरसे के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे जब भी दुनिया में ऐसा होता है कि किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नाम लिया जाता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का नाम लिया जाता है या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक स्टार्ट किया जाता है, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे एक सब टॉपिक क्रिएट हो जाता है जिस सब टॉपिक का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। प्यार से इस टॉपिक को कहते हैं टीवीएम। सर ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या कॉन्सेप्ट है? बेटा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट हमेशा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और इस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट ये है, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि $1 इज नॉट इक्वल टू $1 इन 1 ईयर्स टाइम। हम आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और इस कॉन्सेप्ट का कहना यह है कि भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट ये कहता है, टीवीएम का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि खूब समझ लीजिए, आप लंबे अरसे के लिए पैसा लगाने जा रहे हैं और जब भी लंबे अरसे के लिए पैसा लगाने जाएंगे तो इस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आएगा वो भी लंबे अरसे के अंदर आएगा। और क्योंकि इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आने वाला है वो लंबे अरसे के अंदर आने वाला है, आज पैसा लगाओगे अगले 2 साल में पैसा बाहर आएगा, आज पैसा लगाओगे अगले 5 साल में पैसा बाहर आएगा, आज पैसा लगाओगे अगले 10 साल में पैसा बाहर आएगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब भी की जाती है तो जो पैसा बाहर आता है वो भी लॉन्ग टर्म के अंदर आता है। तो इस लॉन्ग टर्म की मुनासिबत से, इस 1 साल से ज़्यादा अरसे की मुनासिबत से एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए जिस कॉन्सेप्ट का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक खूब समझ लीजिए कि $1 इज नॉट इक्वल टू $1 इन 1 ईयर्स टाइम। सर क्या मतलब? भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट का कहना यह है कि आज का $1
कल के $1 के बराबर नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। सर क्या कह रहे हैं बेटा, खूब समझ लीजिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक आज का $1 कल के $1 के बराबर नहीं होता। आज का $1 कल के $1 के बराबर नहीं होता। यानी इस कॉन्सेप्ट का कहना यह है कि एज द टाइम पासिस बाय, एज द टाइम पासिस बाय, मनी will tend to lose its value. Money will tend to lose its value. Hence, $1 of next year will not have the same purchasing power as $1 now. बेटा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट का ये कहना ये है कि आज का $1 कल के $1 के बराबर नहीं होता, या इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि कल का $1 आज के $1 के बराबर नहीं होता। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट का कहना यह है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है वैसे वैसे पैसा अपनी वैल्यू खोता चला जाता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है वैसे वैसे पैसा अपनी वैल्यू खोता चला जाता है। और क्योंकि वक्त के गुजरने के साथ साथ पैसा अपनी वैल्यू खोता चला जाता है, तो जो कल आपके हाथ में $1 होगा वो उतनी परचेजिंग वैल्यू नहीं रखता होगा जितना आज का $1 रखता है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाएगा वैसे वैसे पैसे अपने वैल्यू खोता चला जाएगा। मैं इसकी आपको ना कुछ चंद जो है ना आसान मिसालें देता हूं। पहली मिसाल सुने, आप जरा खुद सोचें और हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, अपनी रियल लाइफ के ऊपर रख के देखते हैं। जब मैं बड़ा हो रहा था ना, जब मैं अभी भी छोटा ही हूं, लेकिन जब मैं बड़ा हो रहा था तो अक्सर मेरे वालिद साहब जो थे ना, वालिद साहब मुझे कहा करते थे कि यासिर यार तुम लोग इतने महंगे आदमी हो, तुम इतने महंगे बेटे हो मेरे, यानी हर बात पे पैसे मांगते हो, अभी ये खर्चा, अभी वो खर्चा, अभी ये खर्चा, अभी वो खर्चा, और फलाना और ढिमकाना, और इतने सारे पैसे मांगते हो। यार हमारे ज़माने के अंदर तो हमको ₹100 पूरे महीने के मिला करते थे, और जब हमें ₹100 पूरे महीने के मिला करते थे तो हम अय्याशी से अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे। और आज तुम लोग अपनी हरकतें देखो, यानी ₹100 में तुम ज़िंदगी क्या, तुम एक दिन नहीं जी सकते, एक दिन नहीं जी सकते। या उससे भी पुराने चले जाएं, हमारी नानी हमको बोलेंगी हमारे ज़माने में तो हमको बेटा एक रुपया मिलता था, और $1 के अंदर तो हम अपनी ज़िंदगी जी लिया करते थे। तो अब भाई आप सामने वाले की बात सुन के बोलोगे कि यार नानी आप अपने ज़माने के अंदर $1 के अंदर अपनी ज़िंदगी जी लिया करते थे, या मैं अपने वालिद साहब को बोलूँगा कि वालिद साहब आप अपने ज़माने के अंदर ₹100 के अंदर पूरा महीना गुजार दिया करते थे लेट से, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं आज ₹100 के अंदर मैं भी अपना पूरा महीना गुजार दूँ? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। यानी ₹100 में तो आजकल बाल भी नहीं कट सकते। आप कह रहे हैं पूरा महीना गुजार लो, आज तो एक दफ़ा का हेयर कट भी ₹100 का नहीं हो सकता। यानी छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ भी आप ₹100 के अंदर कर ही नहीं सकते। एक दिन का गुजारा नहीं है भाई हम लड़कों का। तो आपके ज़माने के अंदर ₹100 की वैल्यू कुछ और थी, और हमारे ज़माने के अंदर ₹100 की वैल्यू कुछ और है। नानी आपके ज़माने के अंदर ₹1 की वैल्यू कुछ और थी, उस ज़माने में ₹1 के अंदर पता नहीं क्या क्या आ जाया करता था। लेकिन आज के ज़माने के अंदर अगर आप मुझे ये बोलें कि यार मैं आपको ₹1 देती हूँ, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, तो इस ₹1 के अंदर तो आज ट्रॉफी भी नहीं आने वाली भाई। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके सिगरेट जलाने के लिए माचिस भी ₹1 की नहीं आती है। हाँ, यानी ₹1 तो अगर आप आज के ज़माने के अंदर किसी बेगर को दे दो तो वो उल्टा आपको ₹5 दे के बोलेगा भाई ये कौन सा सिक्का दे दिया हमको, हमसे ले लेते है भाई। तो आप ज़रा खुद सोचिए कि आज के ज़माने के अंदर ₹1 की तो कोई वैल्यू नहीं है। उस ज़माने के अंदर ₹1 की वैल्यू होती थी, लेकिन आज के ज़माने के अंदर ₹1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। यानी समझ में ये आ रहा है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे वक्त बढ़ता चला जाता है तो पैसा अपनी वैल्यू खोता चला जाता है। और क्योंकि पैसा अपनी वैल्यू खोता चला जाता है तो खूब समझ लीजिएगा, द मोर फर्दर यू गो द पैसा विल स्टार्ट लूजिंग इट्स वैल्यू, एंड व्हेन द पैसा स्टार्ट लूजिंग इट वैल्यू, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कल का ₹1 आज के ₹1 के बराबर नहीं है, और आज का ₹100 कल के ₹100 के बराबर नहीं है। बात समझ में आती है? अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझना क्यों ज़रूरी भाई? ये कॉन्सेप्ट आपको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के अंदर एंटर होने जा रहे हैं तो आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे नाउ, ठीक है?
लेकिन उसका रिटर्न कब आ रहा होगा, 1 साल के बाद उसका रिटर्न कब आ रहा होगा, 2 साल के बाद उसका रिटर्न कब आ रहा होगा, 3 साल के बाद उसका रिटर्न कब आ रहा होगा, 4 साल के बाद उसका रिटर्न कब आ रहा होगा, 5 साल के बाद आ रहा होगा। अब अगर आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर आज $100 इन्वेस्ट करते हैं और वो प्रोजेक्ट आपको 1 साल के बाद $100 का रिटर्न लाके दे भी देता है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि यार देखो मेरा पैसा बाहर निकल आया। ना 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 ना, ये नहीं बोलना कि तुम्हारा पैसा बाहर निकल आया। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट तुमको यही तो सिखा रहा है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट तुमको ये सिखा रहा है कि बेटा अगर आज तुमने $100 इन्वेस्ट किया और कल समझ लो कि तुम्हारे पास $100 जेब में वापसी आ भी गए, तुम कल समझ लो तुम्हारी जेब में $100 ये वापसी आ भी गए, तो खूब समझ लेना कि कल का जो $100 है उसकी वो परचेजिंग पावर नहीं होगी जो कि आज के $100 की होगी। तो टेक्निकली अगर आज तुम्हारी जेब में $100 है तो वो ज़्यादा परचेजिंग पावर रखता है, वो ज़्यादा वैल्यू रखता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब अगला साल आएगा, अगर अगले साल तुमने ये $100 वापस कमा भी लिया, अगर तुमने कहीं इन्वेस्ट करने से अगले साल में ये $100 कमा भी लिया, तो कल का $100 उतनी परचेजिंग वैल्यू नहीं रखता होगा जितना आज का $100 रखता है। तो यानी ये प्रोजेक्ट अभी तक तुम्हारे बारे में नहीं आया, तुम्हारे पैसे नहीं निकले हैं। बात समझ में आ रही है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आपको ये सिखा रहा है कि आज का $1 कल के $1 के बराबर नहीं है। कल आपको जो $1 की मिलेगा वो $1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि जब वक्त गुजर चुका होगा तो उसकी परचेजिंग वैल्यू गिर चुकी होगी, उसकी ओवरऑल वैल्यू गिर चुकी होगी, उसके अंदर लेस स्ट्रेंथ होगी, उसके अंदर लेस परचेजिंग पावर होगी। इसी तरह अगर 1 साल के बजाय 2 साल बाद तुम्हें $100 मिलना होता, तो बेटा आप क्योंकि 2 साल गुजर चुके हैं तो 2 साल दूर का पैसा लेस वैल्यूबल होता है एज कंपेयर टू आज का पैसा। 3 साल बाद का पैसा और लेस वैल्यूबल होता है एज कंपेयर टू आज का पैसा। 4 साल बाद का पैसा और लेस वैल्यूबल होता है एज कंपेयर टू आज का पैसा। 5 साल बाद का पैसा और लेस वैल्यूबल होता है एज कंपेयर टू आज का पैसा। यानी जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है, पैसा वैसे वैसे ही अपनी वैल्यू खोता चला जाता है। जितना ज्यादा जिंदगी में आगे चलते चले जाओगे, जितना ज्यादा तुम्हारी आज की इन्वेस्टमेंट से देर में रिटर्न निकल कर आएगा, उतना ज्यादा कम वैल्यू का पैसा तुम्हारे पास निकल कर आ रहा होगा। कहने को तो ये नोट $100 वाला ही होगा, कहने को तो ये नोट $100 वाला ही होगा, लेकिन इसके अगेंस्ट जो वैल्यू निकल कर आ रही होगी, इसकी जो परचेजिंग पावर निकल कर आ रही होगी, वो काफी हद तक कम निकल कर आ रही होगी। यानी पैसा जितना दूर जाता जाएगा उतनी अपनी वक्त खोता चला जाएगा, उतनी अपनी परचेजिंग वैल्यू खोता चला जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट किसका? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। डन। मेरे प्यारे बच्चे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट है ना, मेरे प्यारे बच्चे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट समझाने वाले लोग 3 कॉन्सेप्ट्स के जरिए समझाते हैं। There are 3 rationales behind the understanding of time value of money concept, and I can teach you these reasons that support the concept of time value of money. सबसे पहली रीजन के टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट की लॉजिक हेल्ड करती है, ट्रूली हेल्ड करती है, उसकी सबसे पहली लॉजिक है इन्फ्लेशन। बेटा जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है, इन्फ्लेशन होती चली जाती है। सर इन्फ्लेशन बोले तो? बेटा इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई, इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई। बेटा जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है चीज़ें महंगी होती चली जाती हैं, और जैसे जैसे चीज़ें महंगी होती चली जाती हैं $100 अपनी वैल्यू खोता चला जाता है। बेटा मिसाल के तौर पे आज ये कैलकुलेटर ₹100 का मिल जाता है, कल जब ये कैलकुलेटर महंगा हो जाएगा तो ₹100 के अंदर नहीं खरीद पाएंगे आप, शायद ₹200 के अंदर खरीद पाएंगे आप। कल ये और महंगा हो गया तो ₹100 अपनी वैल्यू और खो चुका होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो बेटा जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है चीज़ें महंगी होती चली जाती हैं, और जैसे जैसे चीज़ें महंगी होती चली जाती हैं करेंसी अपनी वैल्यू खोती चली जाती है, हर $100 का नोट अपनी वैल्यू खोता चला जाता है। तो विद द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन मनी लूजेस इट्स वैल्यू, मनी लूजेस इट्स वैल्यू। बात समझ में आती है आपको? हाँ। फिर एक और वजह, एक और रीजन दैट सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एक और वजह क्या है बेटा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेटा याद रखना, अगर आपसे कभी भी कोई भी बंदा ये पूछे कि यार
आज का $1 और कल का $1 बराबर है? तो आप बोलोगे नहीं, कल का $1 आज के $1 के बराबर हो ही नहीं सकता, बिकॉज आई हैव द पोटेंशियल टू अर्न प्रॉफिट ऑन माई मनी टूडे। सर क्या मतलब? मैं आपको मिसाल देके बताता हूं। मिसाल के तौर पे आप समझिए, आपकी जेब में पड़े हुए थे 1 करोड़ रुपए। आपके पास आपका एक दोस्त आया और कहने लगा कि यार एक काम करो यासिर, मुझे जरा ये 1 करोड़ रुपए मुझे दे दो ना, मैं तुम्हें एक काम करता हूं ना, ये 1 करोड़ रुपए तुम्हें 1 साल के बाद वापस कर दूंगा, या चलो 2 साल के बाद वापस कर दूंगा, लेकिन प्रॉमिस है। हाँ, अच्छा, आपको अपने दोस्त पे पक्का यकीन है अभी तक, आपको अपने दोस्त के ऊपर पक्का यकीन है अभी तक कि वो आपको आपके पैसे दे देगा। आपसे बड़ी मासूमाना बात कह रहा है यार देख, सिंपल बात है, मेरे को 1 करोड़ रुपए की आज जरूरत है, आज दे दे, 1 साल बाद या 2 साल बाद वापस ले लियो, डन डस्टेड बात है भाई। तू कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे लिखवा ले, तू लीगल पेपर पे लिखवा ले, तुम जज के सामने लिखवा लो, तुम्हें जो करना है कर लो, वकीलों के सामने लिखवा लो, लेकिन ये बात डन है कि आज तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दोगे, कल मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए वापस कर दूंगा। तो मैंने बोला यार लेकिन यार ये तो तुम मेरे 1 करोड़ रुपए लेके चले जाओगे और मुझे 1 करोड़ रुपए वापस करोगे, ये तो थोड़ा सा गलत नहीं हो जाएगा? उसने बोला नहीं नहीं, क्या गलत है यार, कैसी बातें कर रहे हो, क्या गलत है? मैंने आज तुमसे 1 करोड़ रुपए उधार लिए, कल तुम्हें 1 करोड़ रुपए वापस कर दूंगा, कल मतलब 1 साल के बाद जाके तुम्हें 1 करोड़ रुपए वापस कर दूंगा, तुम्हें क्या नुकसान है? यानी तुम अपने, वो मुझे समझा रहे कि यार देखो तुम यासिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आज तुम्हारी जेब में 1 करोड़ रुपए हैं, 1 साल के बाद भी तुम्हारी जेब में 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे, तुम्हें किस मसले की बात? तो मैं उसको रोक के ये बोलूंगा, मेरे भाई ये आज का 1 करोड़ रुपया और कल का 1 करोड़ रुपया बराबर नहीं है। आज का 1 करोड़ रुपया और कल का 1 करोड़ रुपया बराबर नहीं है। आज का 1 करोड़ रुपया तुम मुझसे लेके जा रहे हो और कह रहे हो मैं अगले साल तुम्हें 1 करोड़ रुपया वापस कर दूंगा, मेरी जेब पे तुम कह रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि अगर यही 1 करोड़ रुपया जो कि आज तुम मुझसे लेके जा रहे हो, अगर ये 1 करोड़ रुपया मेरी ही जेब के अंदर पड़ा रहता, अगर ये 1 करोड़ रुपया मेरी ही जेब के अंदर पड़ा रहता, तो इस 1 करोड़ रुपए को मैं कहीं इन्वेस्ट कर देता। अगर कहीं इन्वेस्ट करता तो वहां से प्रॉफिट कमा लेता। अगर एक नॉन मुस्लिम आदमी है तो वो ये बोलता कि यार अगर मैं ये पैसा बैंक में रखवा देता तो इस बैंक के ऊपर, इस एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के अंदर पैसा रखवाने के ऊपर मैं इस पे इंटरेस्ट कमा लेता। तो आप ये जो कह रहे हो ना कि आज का 1 करोड़ रुपया और कल का 1 करोड़ रुपया दोनों बराबर है, ऐसा नहीं है। अगर आज का 1 करोड़ रुपया मेरी जेब के अंदर होगा तो मैं इसको कहीं इन्वेस्ट करके इसके ऊपर प्रॉफिट कमा सकता हूं, लेकिन अगर ये 1 करोड़ रुपया मैं तुम्हें उधार के ऊपर दे दूं और अपनी जेब खाली करके बैठ जाऊं, तो आपको 1 करोड़ रुपया देने के चक्कर में मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि आई विल नॉट बी एबल टू अर्न एनी प्रॉफिट, आई विल नॉट बी एबल टू अर्न एनी इंटरेस्ट और एनी प्रॉफिट, और ये मेरा एक नुकसान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज का 1 करोड़ रुपया मेरे लिए ज्यादा वैल्यूबल है एज कंपेयर टू कल का 1 करोड़ रुपया। मैं आपको यही कॉन्सेप्ट एक और तरीके से समझाता हूं। अब ये थोड़ा मतलब कॉन्सेप्चुअल है, आप इसके अंदर असल कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, मिसाल को ओवर एग्जैजरेट नहीं करेंगे। मैं आपको ना थोड़ा सा इस्लाम का हवाला देके कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से एक वालिद साहब हैं, उन वालिद साहब के 2 बेटे हैं और वालिद साहब का इंतकाल हो गया और वालिद साहब ने पीछे एक बिजनेस छोड़ा जिसकी लगभग वैल्यू बनती थी 2 करोड़ रुपए। या चलो और आसान करता हूँ मिसाल को, वालिद साहब थे, वालिद साहब का पीछे एक घर था जिसकी वैल्यू थी 2 करोड़ रुपए और उनके 2 बेटे थे और वालिद साहब अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। 2 बेटे थे, एक बेटा उस 2 करोड़ रुपए के घर में रहता था और एक बेटा बाहर पढ़ने गया हुआ था। ठीक है, अच्छा, जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो वो बेटा वापस आया पढ़ने बाहर गया हुआ था, पढ़ रहा था अभी भी, लेकिन वो वापस आया। वालिद साहब का जब इंतकाल हो चुका था तो अपने बड़े भाई के साथ जाके बैठा और पूछने लगा कि बड़े भाई, अब वालिद साहब का तो इंतकाल हो चुका है, शरीयत के मुताबिक ये जो प्रॉपर्टी है वालिद साहब की, जो भी रिमेनिंग प्रॉपर्टी है, जो भी वसीयत है, इसको हमें बांटना पड़ेगा। इस्लाम के मुताबिक लेट्स से 50-50% बांटना पड़ेगा। तो बड़े भाई ने उसको ये बोला कि यार बात सुन छोटे, तू क्या कर रहा है अभी? तू कहता है मैं अभी इस प्रॉपर्टी को 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को बांट दूं, तेरे को 1 करोड़ रुपया दे दूं, अपने पास 1 करोड़ रुपया रख लूं। तू छोड़ना, अभी तू पढ़ रहा है, तेरा मास्टर्स कंप्लीट होने में, तेरा बैचलर्स कंप्लीट होने में 6-8 महीने, 1 साल 1.5 साल रह गया है। तो एक काम करना, अभी क्या कर रहा है यार, इस प्रॉपर्टी को अभी क्यों बांट रहा है? तू एक काम कर, मजे से जा, मजे से 1.5 साल अभी इंजॉय कर, अपनी पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट कर। जब पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट कर आएगा तब की तब देखेंगे। एक काम करते हैं, 1.5 साल इस
जो डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म है इसको डिले कर देते हैं। 1.5-2 साल के बाद तुम आना और 1.5-2 साल के बाद आके एक काम करना, जब तुम आओगे हम इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करके 1 करोड़ रुपए मैं तुम्हें दे दूंगा, 1 करोड़ रुपए खुद रख लूंगा और ये मामला रफा दफा हो जाएगा। यानी आपके भाई ने आपको प्रपोज क्या किया? आपके भाई ने आपको प्रपोज ये किया कि अगर वालिद साहब की कुछ बिलोंगिंग्स हैं, वालिद साहब की कुछ रिमेन्स हैं, तो इस रिमेन्स को आज डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए, बल्कि वो क्या कह रहा है कि तुम्हारे हक में जो 1 करोड़ रुपया बनता था, तुम्हारे हक में जो 1 करोड़ रुपया बनता था वो मुझसे तुम 1.5 साल के बाद या 2 साल के बाद चल के ले लेना। और देखो तुम्हारा भाई तुमको समझा रहे हैं कि देखो तुम्हारी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आज भी 1 करोड़ रुपए तुम्हारे हैं, कल भी 1 करोड़ रुपए तुम्हारे हैं, तो जब कल भी 1 करोड़ रुपए तुम्हारे ही हैं तो जल्दी क्यों कर रहे हो यार? एक काम करो, 1.5 साल बाद 2 साल बाद मुझसे ये 1 करोड़ रुपए ले लेना, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, कोई मसले की बात तो नहीं है ना। तुम्हें तुम्हारी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? हो सकता है तुम इस पैसे को तो अभी वैसे भी यूज ना करो जब तक पढ़ाई कर रहे हो, 1.5 साल बाद मुझसे ये 1 करोड़ रुपए ले लेना। अच्छा, अब यहाँ पे इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है कि नहीं, जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी होगी, जब इनहेरिटेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, जब बिलोंगिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो ये काम फौरन हो जाना चाहिए बनिस्बत इसके कि इस काम को डिले किया जाए, 1.5 साल बाद या 2 साल बाद किया जाए। क्या किया जाए? इस काम को डिले किया जाए। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। मतलब छोटे भाई के पास ये राइट है कि वो कह सकता है सही है हम ऐसा कर लेते हैं, और बड़े भाई और छोटे भाई के दरमियान एक रजामंदी हो सकती है, लेकिन इस्लाम आपको क्या तायीद कर रहा है? इस्लाम आपको ये कह रहा है कि नहीं, ये काम कल के बजाय आज ही कर देना है। भाई क्यों कह रहा है इस्लाम ये काम? एक सेंस वैसे तो अल्लाह का हुक्म है, हम इसके अंदर अपना सेंस नहीं लड़ाते, लेकिन फिर भी एक सेंस इस बात का यही बनता है कि आप जरा सोचिए, अगर वो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी को आज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और वो 1 करोड़ रुपया छोटे भाई को आज ही चला जाएगा, तो अगर वो 1 करोड़ रुपया छोटे भाई की जेब में आज ही चला जाएगा, देन ही विल हैव द पोटेंशियल टू इन्वेस्ट दैट मनी एंड अर्न अ प्रॉफिट ओवर इट। अगर ये 1 करोड़ रुपया उसकी जेब में आज जाता है तो आज वो इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करके किसी बिजनेस के अंदर लगा के वहां से प्रॉफिट अर्न कर सकता है। लेकिन जब ये काम उसके साथ 1.5 साल बाद जाके होगा या 2 साल बाद जाके होगा, तो वो इस 1.5-2 साल का प्रॉफिट खो चुका होगा, यानी उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्रिएट हो चुकी होगी। आपके भाई ने आपसे ये बोला कि यार आज तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिले हैं या तुम्हें 1.5 साल बाद या 2 साल बाद जाके 1 करोड़ रुपए मिले, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो बराबर ही हो ना, तुम्हें मिलेंगे तो 1 करोड़ रुपए। तो भाई को समझाना पड़ेगा कि भाई आप गलत कह रहे हैं, आज का 1 करोड़ रुपया ज्यादा वैल्यूबल है एज कंपेयर टू कल के 1 करोड़ रुपये के। कल का 1 करोड़ रुपया जो होगा वो इन्फ्लेशन का शिकार हो चुका होगा। कल का 1 करोड़ रुपया जो होगा उसके ऊपर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ चुकी होगी, क्योंकि मैं 2 साल का जो प्रॉफिट उस पर कमा सकता था वो मैंने नहीं कमाया हुआ होगा, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसके ऊपर आ गई होगी। यानी खूब समझ लीजिए, ये बात कंक्लूड होने वाली है, ये बात समझ में आने वाली है कि आज का $1 कल के $1 से ज्यादा वैल्यूबल होता है, ज्यादा वैल्यूबल होता है, ज्यादा वैल्यूबल होता है। बात समझ में आती है? तो अभी तक 3 में से 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिए। कल का पैसा वीक है एज कंपेयर टू आज के पैसे, आज का पैसा ज्यादा वैल्यूबल है एज कंपेयर टू कल के पैसे के, क्योंकि कल का पैसा इन्फ्लेशन का शिकार होगा, कल के पैसे के ऊपर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ चुकी होगी। और अगर आपको ये 2 बातें समझ में आ गई तो एक बहुत बड़ी तीसरी रीजन भी है जिसकी वजह से इन्वेस्टर कहता है, जिसकी वजह से फाइनेंस कहती है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि आज का पैसा कल के पैसे से ज्यादा बेहतर है, और वो तीसरी रीजन है रिस्क ऑफ बेड डेट, यानी जिसको फाइनेंस की लैंग्वेज में क्रेडिट रिस्क भी कहा जाता है। आपका एक दोस्त है, आपके एक दोस्त ने आपसे पैसे लिए 10 लाख रुपए और कहने लगा यार अभी सुबह दे दे, बस एक पेमेंट करनी है, शाम में तेरे को वापस पैसे ला के दे रहा हूँ। आपने बोला चलो सही है, अच्छा दोस्त है, पुराना दोस्त है, पड़ोस में ही रहता है, उसने आपसे 10 लाख रुपए उधार लिए और शाम को वापस लौटा देगा। आपने दे दिए उसको, शाम को वापस आ भी गया। अच्छा दोस्त था ना भाई, अच्छा दोस्त था, हर बार धोखे की स्टोरी थोड़ी है। तो दोस्त आया शाम को और बोलने लगा यार ये ले भाई तेरे से 10 लाख रुपए मैं सुबह लेके गया था, वादा किया था कि तेरे को 10 लाख रुपए वापस करूंगा, ये ले भाई तेरे 10 लाख रुपए। अच्छा अब देखो 10 लाख रुपए वाली जो बैग है, जो ब्रीफ केस है, वो तुम्हारे हाथ में रख रहा है, तुम्हें दे रहा है 10 लाख रुपए। 1 सेकंड के लिए उसने ब्रीफ केस पीछे किया, 1 सेकंड के लिए बैग पीछे किया, कहने लगा यार तू एक काम करना, ये 10 लाख रुपए मेरे पास रहने दे। अगर मैं तेरे को बोलूं कि यार इस 10 लाख रुपए का मुझे कल भी काम है और परसों भी काम है और उसके अगले दिन भी काम है, और देख
मैं तेरे को ये 10 लाख रुपए काम करता हूँ, 6 महीने के बाद लौटा देता हूँ। और देख तू मेरे पे शक नहीं कर सकता। हाँ, आज भी देख तेरे से सुबह कमिटमेंट किया करके गया था कि शाम में पैसे वापस ला के दे दूंगा, देख मैं आ गया। तो ये नहीं सोचियो देख अपने दिल के अंदर के तेरा दोस्त तेरे से धोखा करेगा। हाँ, तेरा दोस्त कभी तेरे से धोखा नहीं कर सकता। मैं तो तेरे को पैसे लौटाने फौरन आ गया था, जो बात हुई थी देख वही तेरे को पैसे वापस ला के दे रहा हूं, देख तेरे हाथ में भी देने लगा हूं। लेकिन असल बात यह है कि देख मैं कारोबार करता हूं, मैं धंधा करता हूं, इस 10 लाख रुपए की मेरे को कल भी जरूरत है, परसों भी जरूरत है, तू एक काम करना, छोड़ मेरे से 6 महीने के बाद ले ले। आपने बोला यार देख आज शाम तक का तो भरोसा सही था, लेकिन देख 6 महीने बाद तू पैसे वापस तो कर देगा ना। उसने बोला हाँ हाँ यार कैसी बातें कर रहा है यार, कैसी बातें कर रहा है, तेरे को वापस नहीं करूंगा क्या। आपने बोला अच्छा चल कर ले यार, कोई नहीं, तू तू 6 महीने बाद बस वापस कर दियो, वो सूद वूद मैं नहीं लेता, लेकिन तू 6 महीने बाद तू बस वापस कर दियो। उसने बोला चल चल सेट है, 6 महीने बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जाने ही लगा, एकदम से मुड़ा यार। उसने कहा यार एक काम करना यार, यासिर तू क्या कर रहा है, 6 महीने छोड़ना, ये पैसे तू मेरे से डायरेक्ट 6 साल के बाद वापस ले ले। आपने बोला ना 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 ना, अब मेरे को दाल में कुछ काला लग रहा है। गेम शुरू हुई थी शाम से गई 6 महीने के ऊपर, और अब तो 6 महीने से जा रहा है 6 साल के ऊपर। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। तो मुझसे सुबह 10 लाख रुपए लेके गया था, शाम में ये पैसे वापस लौटाने आया, शायद मेरे ही एग्जैक्ट नोट मुझे ही वापस लौटाने आया ताकि तू मेरा ट्रस्ट जीत सके। फिर तूने 6 महीने की बात की, जब तेरे को लगा कि मैं 6 महीने के लिए आसानी से मान गया, तो अब तूने डायरेक्ट 6 साल की बात कर दी है। ना बाबा ना, शाम तक का रिस्क मैंने तेरे ऊपर लिया था, चल 6 महीने का रिस्क तेरे ऊपर मैंने लिया था, लेकिन अब देख जब तू 6 साल बाद की बात कर रहा है तो 6 साल बाद का रिस्क मैं तेरे ऊपर नहीं ले सकता। क्योंकि देख 6 साल बाद तू कहां मैं कहां तू कहां, 6 साल बाद पता नहीं मैं तेरे को पकड़ पाऊं या ना पकड़ पाऊं, 6 साल बाद पता नहीं तू मेरे ये पैसे उधारी के याद रखे ना रखे, 6 साल बाद भाई तू कहां और मैं कहां। अब तेरे पे 6 साल का भरोसा नहीं किया जा सकता। आप बोलोगे भैया ये बैग मेरे को अभी के अभी वापस करो, मैं तेरे को उधार नहीं देने का। बात समझ में आती है? यानी इस पूरी कहानी से समझ में क्या आया मेरे प्यारे बच्चे? इस पूरी कहानी से समझ में आया कि जितना पैसा दूर चला जाता है ना, उतना ज़्यादा उस पैसे के वापस आने के चांसेस कम लगते चले जाते हैं। जितना पैसा दूर चला जाता है उसके वापस आने के चांसेस उतने ही कम लगते चले जाते हैं, उतने ही कम लगते चले जाते हैं। तो बेटा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जब भी करने जाओगे ना, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट इसलिए ट्रू होल्ड करता है बिकॉज जितना लंबा पैसा होगा, जितना देर बाद का पैसा होगा, उसके आने के चांसेस उतने ही ज़्यादा लीक होंगे, उतने ही ज्यादा कम होंगे, यानी उतने ही ज्यादा नुकसान होने का रिस्क बढ़ चुका होगा, बेड डेट का रिस्क बढ़ चुका होगा। अब क्योंकि कल के पैसे के अंदर बेड डेट का रिस्क ज्यादा होता है बनिस्बत इसके कि आज के पैसे के, कल के पैसे के अंदर बेड डेट का रिस्क ज्यादा होता है बनिस्बत आज के पैसे के। तो खूब समझ लीजिए कि आज का पैसा ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू कल के पैसे के। कल का पैसा इन्फ्लेशन का शिकार होगा, कल का पैसे के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ चुकी होगी, कल के पैसे के खोने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू आज के पैसे के। कहने वाले लोग फाइनेंस के अंदर एक कहावत कहते हैं, इट्स बेटर टू हैव अ बर्ड इन हैंड रादर देन टू इन द बुश। क्या मतलब? इट्स बेटर टू हैव अ बर्ड इन हैंड रादर देन टू इन द बुश। क्या मतलब समझ में आया? हाथ का पैसा ज्यादा वैल्यूबल है एज कंपेयर टू खोए हुए ज्यादा पैसे के, यानी आगे के ज्यादा पैसे से ज्यादा वैल्यूबल है हाथ का आज का माल। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्योंकि कल के पैसे के अंदर एक बहुत बड़ा रिस्क ऑफ बेड डेट शामिल होता है, एक बहुत बड़ा क्रेडिट रिस्क शामिल होता है। इसका मतलब आज का पैसा ज्यादा वैल्यूबल है एज कंपेयर टू कल के पैसे के। तो बेटा 12 हमने आपके सामने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाके रखा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कल का पैसा लेस वैल्यूबल होगा एज कंपेयर टू आज के पैसे के, और जो रीजंस उसको सपोर्ट करती हैं वो रीजंस इन्फ्लेशन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और रिस्क ऑफ बेड डेट है। बात समझ में आती है आपको? क्लियर? अब मेरे प्यारे बेटे, तुमने इतनी सारी बातें सुन ली ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में, तो अब थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। हमें ये सीखना पड़ेगा, हमें ये असेस करना पड़ेगा कि ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है, इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को कैसे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर अकोमोडेट किया जाता है, कैसे शामिल किया जाता है। और इससे पहले कि मैं आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को मजीद समझाऊं, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ एक और कॉन्सेप्ट सीखें, जिस कॉन्सेप्ट से मैं आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट के अकाउंटिंग वर्जन कह लो या कैलकुलेटिव वर्जन तक लेके जाऊंगा। क्लियर?
मेरे दोस्तों, अब जो मैं तुम लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं ना, वो कॉन्सेप्ट है बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। बचपन में कभी कभार ये बातें आपको मैथमेटिक्स के पेपर के अंदर पढ़ाई जाती हैं या आपको स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ाई जाती हैं। वो बचपन की यादें तुम्हारे सामने दोबारा आ जाएंगी, और अगर नहीं भी पढ़ा तब भी बातें समझ में आ जाएंगी। प्लीज़ ज़रा मेरी बात को गौर से सुनना। मेरे दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं ना इंटरेस्ट की, यानी इंटरेस्ट रेट की, तो दुनिया के अंदर देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, देर आर टू फॉर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। एक इंटरेस्ट रेट को कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट रेट, और एक इंटरेस्ट को कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। हम सबसे पहले बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे सिंपल इंटरेस्ट रेट की। सर, ये सिंपल इंटरेस्ट रेट क्या चीज़ होती है? मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाता हूं कि ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, और एक मिसाल के ज़रिए समझाऊंगा कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। लेट्स से आपके सामने एक सवाल आता है जिसके अंदर एग्जामिनर कहता है मिस्टर ए हैज़ डिपॉजिटेड $100 नाउ। मिस्टर ए हैं कोई इंसान, और मिस्टर ए ने बैंक के पास जाके आज मतलब ईयर जीरो का मतलब होता है नाउ, अभी। आज खड़े खड़े को कहते हैं कि अभी कितना अरसा गुजरा, आज तो कुछ भी अरसा नहीं गुजरा, तो आज का मतलब नाउ का मतलब ईयर जीरो। तो आज खड़े खड़े मिस्टर ए ने बैंक अकाउंट के अंदर $100 डिपॉजिट करवा दिए, और फिक्स डिपॉजिट करवा दिए। एग्जामिनर कह रहा है इफ इंटरेस्ट रेट इज 10% सिंपल, then how much will he have in 3 years time? इसको ही कर लीजिए, how much he will have in 3 years time। मिस्टर ए ने एक फिक्स डिपॉजिट बैंक अकाउंट के अंदर $100 इन्वेस्ट किए, और उनको सालाना बेसिस के ऊपर सूद कितना मिलेगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10% सिंपल मिलेगा। पूछ रहे हैं बताइए 3 साल के बाद उनकी जेब में कितने पैसे होंगे? जरा सोचिए, उन्होंने आज $100 इन्वेस्ट किया। जब आज उन्होंने $100 इन्वेस्ट किया तो 1 साल के बाद जाके उनको इस $100 के ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? उन्होंने जो इन्वेस्ट की थी अमाउंट, वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी $100। अच्छा, बाय द वे, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है ना, उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कहा जाता है प्रिंसिपल, या हम इसको कह सकते हैं प्रेजेंट अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, मिस्टर ए ने आज प्रेजेंट वैल्यू के अंदर, यानी प्रेजेंट के अंदर, आज खड़े खड़े $100 इन्वेस्ट किया। उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट जो पैसा इन्वेस्ट किया था डिपॉजिट अकाउंट के अंदर, वो $100 था, और बैंक ने बोला है हम आपको 10% सूद देंगे। इसका मतलब पहले साल उनका इंटरेस्ट बनेगा $100 का 10%, विच इज $10। सर, दूसरे साल क्या होगा? बेटा, दूसरे साल भी उनका पैसा इन्वेस्ट रहेगा, तो अगर दूसरे साल भी उनका पैसा इन्वेस्ट रहेगा तो उनको वापस से 10% सूद मिलेगा। और कितने पे सूद मिलेगा? उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था $100 सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मेट के अंदर। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मेट के अंदर जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है उसी के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। आपने प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया था $100, इस $100 के ऊपर आपको वापस से 10% रिटर्न मिलेगा, तो ये हो गया $10। इसी तरह ईयर 3 के अंदर क्या होगा? ईयर 3 के अंदर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मेट के अंदर हमेशा सूद आपको मिलता है आपकी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर, आपकी प्रेजेंट वैल्यू के अमाउंट के ऊपर। आपने $100 आज इन्वेस्ट किया है, तो 3 साल बाद भी इसी $100 के ऊपर आपको 10% रिटर्न मिलेगा। मिला कितना? $10। अगर हमसे कोई ये पूछता है कि 3 साल बाद जाके हमारी जेब में कितना पैसा होगा, तो हम बोलेंगे 1 साल मतलब ईयर 0 के ऊपर आज हमने $100 इन्वेस्ट किया, 1 साल के बाद रिटर्न मिलेगा $10 का, दूसरे साल के बाद रिटर्न मिलेगा फिर से $10 का, तीसरे साल के बाद रिटर्न मिलेगा फिर से $10 का। इसका मतलब 3 साल के बाद जाके हमारी जेब में कितना पैसा होगा? $130। बात समझ में आती है? बेटा, जब भी इंटरेस्ट रेट प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर लगाया जाता है, जब भी इंटरेस्ट रेट प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर लगाया जाता है, तो इस मैकेनिज्म को, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मेट। डन। बेटा, इसके अलावा भी एक मेथड होता है।
और इसके अलावा के मेथड को कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कहा जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। सर ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे वर्क करता है, अभी आपको बता देते हैं। एक मिसाल के जरिए समझाता हूं, और मिसाल सेम वही का मतलब, मिस्टर ए हैज डिपॉजिटेड $100 नाउ। भाई कोई इंसान है, जिस इंसान का नाम क्या है? मिस्टर ए। और मिस्टर ए ने आज का मतलब क्या हुआ? ईयर जीरो मीन्स नाउ। आज मिस्टर ए ने $100 इन्वेस्ट कर दिया है। आज मिस्टर ए ने $100 एक बैंक अकाउंट के अंदर, लेट्स से एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है। और बैंक वाले ने उनको जवाब में क्या बोला है? इंटरेस्ट रेट्स आर 10% कंपाउंड। 10% कंपाउंड। एग्जामिनर कह रहा है इफ इंटरेस्ट रेट्स आर 10% कंपाउंड देन हाउ मच विल ही हैव इन 3 years टाइम। कितने होंगे उसकी जेब में 3 साल के बाद जाके? तो अब जरा सोचो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे वर्क करता है। मिस्टर ए ने आज ईयर जीरो के ऊपर $100 इन्वेस्ट किया। 1 साल के बाद जाके यानी ईयर 1 के ऊपर इनको डेफिनेटली कोई ना कोई इंटरेस्ट मिलेगा। और इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? बेटा पहले साल में इन्होंने $100 इन्वेस्ट किया था। इस $100 के ऊपर जो इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है वो 10% का मिलना है। तो $100 के ऊपर 10% बन जाता है $10। कितना बन जाता है? $10। तो इनको $10 का इंटरेस्ट मिलेगा। सर दूसरे साल जाके क्या होगा? बेटा दूसरा साल जब गुजरेगा तो इनको दूसरे साल भी इंटरेस्ट मिलेगा। और इंटरेस्ट रेट कितना है? वो ही 10% इंटरेस्ट रेट है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये 10% का जो इंटरेस्ट रेट है, ये 10% का इंटरेस्ट रेट किस वैल्यू के ऊपर अप्लाई होगा? बेटा सिंपल इंटरेस्ट मैकेनिज्म के ऊपर हमेशा याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट मैकेनिज्म के अंदर हमेशा जो आपको इंटरेस्ट मिलता था वो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर मिलता था। लेकिन बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हमेशा याद रखना इंटरेस्ट रेट्स आर अप्लाइड ओवर कंपाउंडेड अमाउंट। इंटरेस्ट रेट्स आर अप्लाइड ओवर कंपाउंडेड अमाउंट। सर अब ये कंपाउंडेड अमाउंट का मतलब क्या होता है? बेटा कंपाउंडेड अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बोथ। यानी आपको पता है ईयर 2 के अंदर किस वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट देगा बैंक उनको? मिस्टर ए ने इनिशियली $100 इन्वेस्ट किया था। और फिर 1 साल के बाद उनके लिए $10 का मुनाफा और आ गया था। मिस्टर ए ने ईयर 0 के ऊपर $100 इन्वेस्ट किया था और 1 साल के बाद उस $100 के ऊपर ₹10 का मुनाफा और आ चुका था। तो बेटा दूसरे साल के अंदर टेक्निकली उन्होंने बैंक के साथ अपना ₹100 नहीं फंसाया हुआ, बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट वाले की लॉजिक ये कहती है कि अब आपने बैंक के साथ अपना ₹110 फंसाया हुआ है, तो हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे इस ₹110 के ऊपर, यानी $100 प्लस 10। कंपाउंडेड अमाउंट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, P प्लस I। तो अब $110 के ऊपर 10% आपको पे होगा और $110 का 10% बनता है 11। बात समझ में आती? सर तीसरे साल के अंदर क्या होगा? तीसरे साल में मेरे प्यारे बच्चे जब इंटरेस्ट की बात आएगी तो आपने इनिशियली $100 इन्वेस्ट किया था, फिर उसके बाद आपका बैंक के अंदर $10 और पैसा आया, 1 साल का मुनाफे का पैसा। फिर दूसरे साल के अंदर और पैसा आया जो कि दूसरे साल के मुनाफे का पैसा था। अब आपका टोटल पैसा जो बैंक के साथ फंस चुका है वो $121 फंस चुका है। कितना फंस चुका है? $121 फंस चुका है।
अब तीसरे साल के अंदर बैंक आपको इस $121 के ऊपर 10% इंटरेस्ट पे करेगा। यानी आप जरा सोचिए, आपकी कमाया हुआ इंटरेस्ट, आपके कमाए हुए इंटरेस्ट आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के अंदर शामिल होता चला जाएगा। आपका कमाया हुआ मुनाफा आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर शामिल होता चला जाएगा। ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर कमाए हुए पैसे को शामिल करना है, यानी ये सारे के सारे पैसे को जो मिला के इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ये जो सारे के सारे पैसे को मिला देने का प्रोसेस है, इस मिला देने के प्रोसेस को कंपाउंडिंग कहा जाता है। अगर आपसे आसान जबान के अंदर कोई पूछे ना कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, तो आप जवाब देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कंपाउंडिंग होती है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? कंपाउंडिंग का मतलब यह है प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट की वैल्यू शामिल कर दी जाती है, यानी सारे पैसे को इकट्ठा कर दिया जाता है और इंटरेस्ट रेट हमेशा कंपाउंडेड अमाउंट के ऊपर अप्लाई होता है। अब तीसरे साल के अंदर बैंक के पास आपका पैसा फंसा हुआ है $121 का, इस $121 के ऊपर 10% अप्लाई होगा तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास $12.1। और अगर तीसरे साल के बाद जाके हमसे कोई पूछे, कि यार अब आपकी जेब में कितना पैसा पड़ा हुआ है, तो हम बोलेंगे इनिशियली इन्वेस्ट किया था $100, पहले साल का रिटर्न आया $10, दूसरे साल का रिटर्न आया $11, तीसरे साल का रिटर्न आया $12.1, यानी टोटल मिला लीजिए तो ये कुछ बन रहा होगा $133.1। कंपाउंड इंटरेस्ट मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट मैकेनिज्म के अंदर अमाउंट कंपाउंड होती चली जाती है। अमाउंट कंपाउंड होने का मतलब आपकी इनिशियल वैल्यू के अंदर कमाया हुआ प्रॉफिट शामिल होता चला जाता है और बैंक आपको इंटरेस्ट पे करेगा कंपाउंडेड अमाउंट के ऊपर, यानी प्रॉफिट मिला के जो पैसा आया उस अमाउंट के ऊपर। इसका मतलब जैसे जैसे आप पैसा कमाते चले जाएंगे वैसे वैसे आपके आने वाला इंटरेस्ट बढ़ता चला जाया करेगा, क्योंकि सूद के ऊपर भी सूद अप्लाई हो रहा होगा। तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता चला जाएगा सूद के ऊपर भी सूद अप्लाई होता चला जाएगा और वैसे वैसे आपकी अमाउंट बढ़ती चली जाएगी। बात समझ में आती है आपको? तो सूद के ऊपर भी जो सूद अप्लाई करने का प्रोसेस है, इस अप्लाई करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा? कंपाउंडिंग। ठीक होती है बात? बेटा दुनिया में हमेशा याद रखना, अनटिल एंड अनलेस के एक्सप्लिसिटली कोई कह दे कि सिंपल इंटरेस्ट रेट है, अनटिल एंड अनलेस दुनिया में कोई कह दे कि सिंपल इंटरेस्ट रेट है, याद रखना दुनिया का निज़ाम चलता ही कंपाउंड इंटरेस्ट रेट के ऊपर है। ये जो कभी कभार आप किसी बैंक के बाहर लिखा हुआ देखते हैं ना 12% पर एनम, तो ये 12% पर एनम कंपाउंडिंग है। अगर कहीं जगह लिखा हुआ आप देखते हैं 10% पर मंथ, तो ये 10% पर मंथ कंपाउंडिंग है। बाय डिफॉल्ट पूरी दुनिया का निज़ाम कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर चलता है, पूरी दुनिया का निज़ाम कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर चलता है। बाय डिफॉल्ट पूरी दुनिया का निज़ाम कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर चलता है। एक्सेप्शनली कभी ऐसा हो सकता है कि आप सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ देखें, वरना दुनिया का निज़ाम चलता कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर ही है। यानी इसका मतलब अगर मैं कुछ ना बोलूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, अगर सिंपल इंटरेस्ट होगा तो मैं बोलूँगा, वरना कुछ ना बोलूं तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्लियर होती है आपको ये बात? डन। अब मेरा बेटा ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत मैंने आपको वैल्यू निकाल के दिखाई ना 133.1, ये मैंने कैसे निकाली? हर साल की कंपाउंडेड अमाउंट ली और उसके ऊपर रेट लगाया, हर साल की कंपाउंडेड अमाउंट ली और उसके ऊपर रेट लगाया, और तब जाके मैंने तीनों सालों का कंपाउंडेड इंटरेस्ट निकाला और 3 साल के बाद वाली वैल्यू पता लगा के बता दी 133.1। आपको सच बात बताऊं, इस 1331 को कैलकुलेट करने का एक आसान तरीका भी है, और इस 1331 को कैलकुलेट करने का आसान तरीका ये है कि हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करें, मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर द पर्पस ऑफ कंपाउंडिंग। फॉर द पर्पस ऑफ कंपाउंडिंग देयर इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला एज वेल। सर क्या फॉर्मूला है मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर कंपाउंडिंग? द फॉर्मूला इज फ्यूचर वैल्यू is equals to present value multiplied by 1 plus r raised to the power n, where
R is equals to the interest rate and N is equals to number of periods of compounding. ये जो आपने 1331 की वैल्यू कैलकुलेट की है ना बेटा, इस 1331 की वैल्यू को कैलकुलेट करने का एक आसान तरीका भी है, और वो आसान तरीका ये है कि आप एक फॉर्मूला इस्तेमाल करें, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर पावर एन रेज टू द पावर एन। सर ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा? मिसाल के तौर पे आपके पास सेम सवाल है, सेम सवाल जैसे अभी सॉल्व करते हुए आए थे, याद है उस सेम सवाल के अंदर था कुछ यूं कि आज हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, यानी एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के अंदर डाल रहे थे $100, और एग्जामिनर ने बोला हुआ था कि जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट 10% कंपाउंड है। एग्जामिनर ने बोला हुआ था कि जिस टेन्योर के लिए ये पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, टेन्योर का मतलब होता है पीरियड, जिस पीरियड के लिए ये पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा वो पीरियड 3 साल का है। एग्जामिनर ने बोला था ज़रा पता लगा के बताओ हाउ मच विल मिस्टर ए हैव आफ्टर 3 years। तो आप सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर पावर एन। बेटा आज आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं $100 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 1 ही है, आर कितना है बेटा इस फॉर्मेट के अंदर? 10%। 10% को अगर मैं परसेंट हटा के लिखूं तो 0.1 भी बोला जा सकता है, तो 1 प्लस 0.1 रेज टू द पावर एन, नंबर ऑफ पीरियड्स ऑफ कंपाउंडिंग, कितने साल की बात हो रही है, कितने पीरियड्स की बात हो रही है। तो बेटा इस सवाल के अंदर टेनोर 3 साल बाद का था, हमसे पूछा जा रहा था कि अगर सालाना बेसिस के ऊपर 10% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट मिस्टर ए कमाते हैं तो 3 साल के बाद उनकी जेब में कितने पैसे होंगे। तो हम करेंगे n को 3, आप अप्लाई करें इस फॉर्मूला को, $100 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.1 इज 1.1 रेज टू द पावर 3। आप अपना कैलकुलेटर उठाइए, आप 1.1 के ऊपर रेज टू द पावर लगाइए 3 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो आपके पास एग्जैक्टली फ्यूचर वैल्यू का आंसर आ रहा है 133.1। एग्जैक्ट फ्यूचर वैल्यू का आंसर आ रहा है 133.1। यानी एक तरीका फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का ये था कि आप हर साल की कंपाउंडेड अमाउंट निकालें और कंपाउंडेड अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, कंपाउंडेड अमाउंट निकालें और कंपाउंडेड अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, और 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद जाके वर्किंग करने के बाद 133.1 की फिगर पे पहुंचें। और इसका एक आसान तरीका क्या है कि आप एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करें, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर पावर एन, और आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके बड़े आसानी से बड़े लेस टाइम के अंदर 133.1 की वैल्यू निकाल सकते हैं और कह सकते हैं कि therefore मिस्टर ए विल हैव $133.1 इन 3 years टाइम। बात समझ में आती है आपको? क्लियर? सर ये आपने जो हमें कॉन्सेप्ट सिखाया है सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये तो बड़ा मैथमेटिकल सा कॉन्सेप्ट है। यानी अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो कि आज कोई बंदा $100 इन्वेस्ट करता है तो फ्यूचर के अंदर उसके पास कितने पैसे होंगे, हम कंपाउंड इंटरेस्ट से ये वाली बात कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सर आप ये सारी बातें हमें सिखा क्यों रहे हैं? हमने तो ये एरिया स्टार्ट किया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। यह टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट ये कहता था कि $1 इज नॉट इक्वल टू $1 इन 1 year's टाइम। फ्यूचर का पैसा आज के पैसे के बराबर नहीं है, आज का पैसा ज़्यादा वैल्यूबल है, कल का पैसा अपनी वैल्यू खो चुका होगा। सर हमने तो ये सारी कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए ये लेक्चर स्टार्ट किया था, ये आप किधर निकल गए सिंपल इंटरेस्ट रेट और कंपाउंड इंटरेस्ट रेट के ऊपर? सर ये चल क्या रहा है भाई? ये चल ये रहा है कि बेसिकली मैं आपको उसी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट तक लेके जाना चाहता था, लेकिन लेके जाने का तरीका कुछ यूं है। मैंने अभी अभी आपको एक फॉर्मूला सिखाया और वो फॉर्मूला है बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने ये सीखा कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर पावर एन। अगर इसी फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लूं
और आपसे रिक्वेस्ट ये करूं कि मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर दिखाओ, मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर दिखाओ, तो सर ये प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? सेम फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा रिवर्स करता हूं। आप जरा सोचिए, अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू कभी कैलकुलेट करनी हो तो मुझे ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन यहां प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब वहां जाके डिवाइड होगा। तो इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बनेगा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर पावर एन। ये फॉर्मूला बना। क्लियर? अच्छा, इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा अगर मैं ऐसे लिख दूं, यानी मैं यहां पे लिख रहा हूं और प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर पावर एन, तब भी सेम ही बात है। मैंने कुछ नहीं किया भाई, 1 प्लस आर पावर एन को अलग से फ्रैक्शन बना दिया, बोला 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर पावर एन और फ्यूचर वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो बात तो अल्टीमेटली एक ही है ना भाई, फ्यूचर वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही फ्यूचर वैल्यू न्यूमरेटर के अंदर आ जाएगा, सेम वही फॉर्मूला बन जाएगा जो कि पहले था। लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। सर ऐसे लिखने की क्या जरूरत है भाई? ऐसे लिखने की इसलिए जरूरत है कि ये जो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर पावर एन है ना, ये 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर पावर एन इन इट सेल्फ ये फॉर्मूला कहलाता है डिस्काउंट फैक्टर। ये जो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर पावर एन का फॉर्मूला है, इस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर पावर एन के फॉर्मूला को क्या कहा जाता है? डिस्काउंट फैक्टर। और अगर इस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर पावर एन के फॉर्मूला को डिस्काउंट फैक्टर कहा जाता है, तो इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालने का एक और फॉर्मूला क्रिएट हो गया, जो कि है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट फैक्टर, मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट फैक्टर। और डिस्काउंट फैक्टर का अपना फॉर्मूला क्या है? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन। बात समझ में आती है आपको? क्लियर होती है बात? ये तो अब बेटा अक्सर आपसे कहा जाएगा कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो, अक्सर आपसे कहा जाएगा कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करना होगा? फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर। सर क्या मतलब? बेटा करके दिखा देता हूं ये काम, जरा देखो करके दिखा रहा हूं ये काम। आप अज्यूम कर लीजिए एक सवाल आपके पास आता है जिसके अंदर एग्जामिनर कहता है एक इंसान को 3 साल के बाद चाहिए, यानी उसके पास फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स है 133.1। आप अज्यूम कर लीजिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है 10%। How much should he invest now to arrive at 133.1 in 3 years time? मैंने आपके लिए ना सवाल थोड़ा सा पलट दिया। आपके सामने एक सवाल आता है जिसके अंदर एक बंदा आपके पास आता है और वह बंदा आपसे कहता है कि यार क्या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो? आपने बोला हाँ भाई मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। उसने आपसे पूछा कि यार क्या आप फाइनेंस को जानते हो? आपने बोला हाँ भाई मैं फाइनेंस को जानता हूँ। उसने आपसे ये बोला कि यार देखो मुझे 3 साल के बाद 133.1 पैसे चाहिए, मुझे 3 साल के बाद 133.1 पैसे चाहिए। बताओ अगर आज 10% का मुनाफा मिल रहा हो, अगर आज सालाना बेसिस के ऊपर 10% का कंपाउंड मुनाफा मिल रहा हो, तो आज मुझे कहता कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए है? हाउ मच मनी शुड आई इन्वेस्ट नाउ टू हैव 133.1 इन फ्यूचर? अगर मुनाफा मिल रहा है सालाना बेसिस के ऊपर 10% कंपाउंड, तो आज मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करूं कि कल 3 साल बाद जाके मेरे पास 133.1 मेरी जेब के अंदर हो? यानी वो पूछ रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू निकाल के बताओ, जबकि मुझे फ्यूचर वैल्यू ऑलरेडी पता है। मेरी टारगेटेड वैल्यू 133.1 है, आज कितना इन्वेस्ट करूं कि आज का पैसा 3 साल में कंपाउंड होकर 133.1 का हो जाए? तो आप उसको बोलेंगे कुछ ना करो, तुम कैलकुलेट करो, फ्यूचर वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तुम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट फैक्टर। और अगर इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा ब्रेक करके लिखूं तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू
डिस्काउंट फैक्टर का अपना फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन। फ्यूचर वैल्यू तुम्हें चाहिए है 133.1 की मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर पावर एन। 1 प्लस आर, आर कितना है 10%, आर कितना है 10%, तो 0.1 हो गया। और रेज टू द पावर 3, रेज टू द पावर 3। आप नोट करिए $133.1 आपको फ्यूचर में चाहिए है। 1 डिवाइडेड बाय, आप करें 1 प्लस 0.1, 1.1 आ जाएगा। रेज टू द पावर 3 करें, आपके पास एक नंबर आ जाएगा। 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1.1 रेज टू द पावर 3 करिए तो आपके पास आंसर आएगा 0.751। आप 133.1 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी $100। ये जो प्रेजेंट वैल्यू आपके पास $100 निकल कर आई, ये प्रेजेंट वैल्यू आपको क्या बता रही है? ये प्रेजेंट वैल्यू आपको ये बता रही है कि अगर कोई बंदा आज $100 इन्वेस्ट करेगा तो और 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, तो 3 साल बाद उसकी जेब में कितने पैसे होंगे? 133.1 के पैसे होंगे। क्या ये बात समझ में आती है तुम लोगों को? तो ये कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट वैल्यू का। अब आपको समझ में आया कि ये जो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बजाते खुद कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले की रीअरेंजमेंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट के फॉर्मूले की रीअरेंजमेंट है। अक्सर आपसे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टॉपिक के अंदर कहा जाएगा कि फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालो, फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालो। जब आपको फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी तो आप हमेशा ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया करेंगे। ये फॉर्मूला बना कैसे, उसकी अंडरलाइंग लॉजिक क्या है, मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट रेट के थ्रू समझा दिया। सर मुझे बार बार क्यों ऐसा बोला जाएगा आने वाली क्लासेस के अंदर कि मैं फ्यूचर के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालूं? क्योंकि बेटा आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। कैपिटल इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, और जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगता है तो आपके पास रिटर्न भी लॉन्ग टर्म के अंदर आता है। पैसा आएगा 1 साल के बाद जाके, 2 साल के बाद जाके, 3 साल के बाद जाके, 5 साल के बाद जाके, 10 साल के बाद जाके। और अगर पैसा देर में आएगा तो उस देर के पैसे की प्रेजेंट वैल्यू निकालना जरूरी है, क्योंकि कल का पैसा जितना दिखता है उतना होता नहीं है। कल के पैसे के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट शामिल होता है। आपको कल जो 133.1 मिल रहे हैं, जो आपको 3 साल बाद 133.1 मिल रहे हैं, उसकी वैल्यू आज $100 के बराबर है। तो कल का 133.1 आज के $100 के बराबर होगा। कल का 133.1 उतनी खरीदारी कर सकता होगा जितना आज का $100 कर सकता होगा। तो खूब समझ लीजिए कि आज का पैसा कल के पैसे से ज्यादा वैल्यूएबल होता है। डन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अभी तक प्रेजेंट वैल्यू निकालने का समझ में आया होगा। अब जब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग मिलेंगे तो इसी प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। खूब समझ लीजिए कि ये जो सारी ग्राउंड लेइंग आपके लिए हो रही है, ये एक बहुत बड़ा कारनामा अचीव करने के लिए आपकी ग्राउंड लेइंग हो रही है। तो कहीं तुम ये ना समझना कि ये जो सारी बातें मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, ये जो तुम्हारी कोर सेट कर रहा हूँ, ये सब ज़ाया है। कोई ज़ाया नहीं है। ये जो बेसिक मैं आपकी बेबी स्टेप्स दिलवाता चला जाऊंगा, ये बेबी स्टेप्स बड़े होके आपको इंशाअल्लाह ताला एक कामयाब आदमी बनाएंगे। तो प्लीज़ मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। डन।